स्ट्रीम सॉल्यूशंस और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की न्यू सीरीज़ जिसका चैप्टर फर्स्ट है प्रीएम्बल। जैसा कि आप जानते होंगे प्रीएम्बल एक समराइज्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रीफेस है। अगर किसी कंट्री के बारे में आपको जानना हो कि वहाँ की आइडियोलॉजी या कल्चर क्या है तो आप सिर्फ उसके प्रीएम्बल से ही बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री के बारे में अगर आपको जानना हो कि हमारी कंट्री कैसी है तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मीन्स हमारी जो आइडियोलॉजी है वो इन वर्ड्स पे डिपेंड करती है। जो हमारा कंट्री का सोच है, जो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की सोच थी कि हमारी कंट्री कैसी होना चाहिए, वो यहाँ पे झलकता है। हमारा कुछ अदर वर्ड्स हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अगर इनमें हम देखें तो कुछ आइडियल्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं। अगर आइडियल्स और एस्पिरेशंस की बात करें तो ये प्रीएम्बल की मेन बॉडीज़ में आते हैं और प्रीएम्बल को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर इसे देखा जाए तो फर्स्ट लाइन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स कि प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन पावर गेन करता है पीपल से। मीन्स हमारे यहाँ जो भी रूल होगा वो पीपल के द्वारा होगा। अगर देखा जाए प्रीएम्बल का एनेक्टमेंट डेट तो यहाँ पे लिखा है नवंबर 1949। मीन्स यहाँ पे अडॉप्ट और इनेक्ट की डेट भी मेंशन है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मैंने जैसे ऊपर बताया कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है और बताता है कि हाँ, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन कंट्री है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह प्रीफेस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1946 में और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। हमारी दुनिया का पहला प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए, मीन्स अमेंडमेंट किया गया, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में इंदिरा गांधी जी के दौरान। और वहाँ पे हमने 3 वर्ड को ऐड किया: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रीएम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है या किसी भी कंट्री के लिए प्रीएम्बल क्या इम्पोर्टेंट रखता है। अगर मान लो आप किसी कंट्री में जाते हैं और आपको वहाँ की आइडियोलॉजी या कल्चर के बारे में जानना हो तो आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सिर्फ आप उसकी प्रीएम्बल पढ़ के या उसका समरी पढ़ के आप उस कंट्री के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें चलती हैं, क्या वो कंट्री सोवरेन है या डेमोक्रेटिक है या सेकुलर है या नहीं। जैसे पाकिस्तान, वो सेकुलर कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। वैसे ही हमारे यहाँ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनके भी कुछ मायने हैं, वो हम आगे देखेंगे। हम अगर देखें तो नीचे आके देखते हैं कि प्रीएम्बल में के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो अगर कोई भी लॉ है या कोई स्टैट्यूट है तो वहाँ आप प्रीएम्बल डाल सकते हैं, मगर प्रीएम्बल का होना या ना होना कोई उसकी मेन बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द लॉ। ये लॉ है, मीन्स इसका कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है। आप इसको सिर्फ डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल टाइप में ही डालते हैं कि आप उसको सिर्फ डेकोरेट कर सकें। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अटैच प्रीएम्बल। हर लॉ में अटैच करना भी ज़रूरी नहीं है प्रीएम्बल को। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी हैं जो विदाउट प्रीएम्बल हैं। और यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन पता चलते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके ग्रो करता गया। इसमें 1960 का एक केस है जिसमें बेरूबारी यूनियन केस 1960,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके पीछे एक लॉजिक दिया गया कि हमने जो प्रियम्बल लिया है वो यूएसए की आइडियोलॉजीज पे बेस है, बट यूएसए ने अपना एक प्रियम्बल लिया था, वहाँ पे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, इसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में वही केस को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया केशवानंद भारती केस में, और कहा कि हमसे एक मिस्टेक हो गई थी। हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको मिस आउट कर दिया था बेरूबारी केस में। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ही प्रियम्बल को एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को मान्यता मिल गई। उसके बाद ही LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑल्सो, प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट तो है, मगर वो किसी सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है, और वो किसी को प्रोहिबिट भी नहीं करेगा उसकी पावर से। मीन्स वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई पावर नहीं देता, ना ही उसकी लिमिटेशन लगाता है पावर की। वो सिर्फ एक डेकोरेटिव पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स या DPSP में कॉन्फ्लिक्ट होता है इन फ्यूचर, तो वहाँ पे प्रियम्बल का यूज़ किया जा सकता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। और सेकंड पॉइंट कहा कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, मीन्स आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते इसको इन्फोर्स कराने के लिए। अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि वेदर प्रियम्बल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। तो देखिए, प्रियम्बल एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ आइडियल्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं। अब पूरा का पूरा अगर प्रियम्बल बोलिया जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बट उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, आइडियल्स और एस्पिरेशंस, वो बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो प्रियम्बल के अंदर आइडियल्स और एस्पिरेशंस हैं वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, मगर पूरा प्रियम्बल वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? क्या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, प्रियम्बल तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जैसा कि केशवानंद भारती केस में बता ही दिया था। बट जो ये लॉजिक था वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं था, क्योंकि हमारा पार्ट को अमेंड करना ऐसा तो 368 में लिखा ही नहीं है। 368 आर्टिकल कहता है कि आप किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, मगर उसके प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड करने का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया कि whether preamble is not a part of whether it is not a provision yet it can be amended। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 368। और केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि इट इज़ अर्ज दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंड एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स प्रियम्बल एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उससे पहले, केशवानंद भारती से पहले, और पार्ट को हम वैसे भी अमेंड नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू 368। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये प्रोविज़न तो नहीं है, मगर फिर भी हम इसको अमेंड कर सकते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिक दिया
कि इंडियन प्रियम्बल्स वर्क्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन हैंड इन हैंड। मीन्स हमारा जो प्रियम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इम्प्लीमेंट हुआ, और जो यूएस का प्रियम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये आगे जाके इन फ्यूचर इंडियन प्रियम्बल और उसकी मेन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी पे कॉन्फ्लिक्ट आए, इन दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों में अमेंडमेंट्स होता रहे। अगर अमेंडमेंट नहीं होगा तो प्रियम्बल हो सकता है ये कहे कि हमारा कंट्री सोवरेन है, और मेन बॉडी कुछ अलग ही डायरेक्शन में बोले कि नहीं, हमारी कंट्री सोवरेन नहीं है। हमारा कंट्री कहे, प्रियम्बल कहे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, मगर मेन बॉडी कहे कि नहीं है। तो ये पैरेलल नहीं चलेंगी चीज़ें, और इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा और ये इनकन्सिस्टेंट होती जाएंगी इन फ्यूचर। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि हाँ, हम इन दोनों को ही अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आर्टिकल 368 के तहत तो हम अमेंड कर सकते हैं, मगर इसके बेसिक एलिमेंट्स और जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उनको छेड़छाड़ किए बिना हम इनको अमेंड कर सकते हैं। क्योंकि केशवानंद भारती केस का मूल सिद्धांत ही फंडामेंटल्स या बेसिक स्ट्रक्चर्स को छुए बिना कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता था। यही उसके सोल था केशवानंद भारती केस का। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट दैट कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड नोवेल विजन। मीन्स इन फ्यूचर कोई भी विजन होगा वो यहाँ से हमको दिखता है, और जो भी चीज़ें होंगी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है डीपीएसपीज या फंडामेंटल राइट्स के बीच में, तो वो इंटरप्रेटेड किया जाएगा इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल। और प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, मगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। प्रियम्बल को हमने अमेंड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। वहाँ पे हमने 3 वर्ड्स को ऐड किया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को लाने के बाद ये हमारे प्रियम्बल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, हमें ये पता चलता है। और सोर्स ऑफ अथॉरिटी मैंने जैसे ही पहले ही बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर गेन करता है पीपल से, हमारे सिटीज़न ऑफ इंडिया से। सेकंड कहता है कि हमारा इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। इंडियन स्टेट का हमारा नेचर ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है और एक रिपब्लिकन कंट्री है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारे नेचर, इंडियन कंट्री का नेचर क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी इंसान को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मिलता रहे। इसमें प्रियम्बल में हमें एक डेट मेंशन मिलती है, डेट ऑफ एडॉप्शन, जो कि है 26 नवंबर 1949 में। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल की ज़रूरत जुडिशरी को कैसे पड़ी, जुडिशरी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है प्रियम्बल। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के राइट्स आर्टिकल्स हैं। एक है FR फंडामेंटल राइट्स और एक है DPSP। फंडामेंटल राइट्स और DPSP में डिफरेंस ये है कि ये इन्फोर्सेबल हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। बट ये हमारी आइडियोलॉजीज को बताते हैं कि हमारा विजन क्या रहेगा कंट्री में आगे इन फ्यूचर, और ये हमारे बेसिक राइट्स हैं जो हर एक सिटीज़न को मिले हुए हैं। उसी में अगर बात करें तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वही आर्टिकल 46 कहता है कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम कुछ एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हम या उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे विजन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया
तो वो इसी आधार पे किया गया कि जब हम आर्टिकल 15(4) को ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, तो इस आधार पे किया गया क्योंकि जो अपर क्लास था वो कोर्ट में जाके चैलेंज करने लगा कि ये हमारे राइट टू इक्वलिटी का हनन है अगर आप किसी को रिजर्वेशन देते हैं। तो वहाँ पे पंडित नेहरू जी ने ये आर्टिकल 15(4) को ऐड किया और कहा कि ये जो हम पॉलिसीज़ बनाएंगे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये एक फंडामेंटल राइट होगा और इसको आप किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक ये दिया कि हाँ, ये हमारे प्रेम्बल में भी लिखा है कि हमको सबको क्या देना है, सोशल जस्टिस देना है। तो सोशल जस्टिस तभी मिल सकता है जब एक फंडामेंटल राइट हो, इसलिए आर्टिकल 15(4) को यहाँ पे ऐड किया गया है कि आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 31 का कॉन्फ्लिक्ट होता है आर्टिकल 39(b) और 39(c) के साथ। तो आर्टिकल 19(1)(f) क्या कहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं। आर्टिकल 31 कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 39 कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर सिटीज़न के लिए। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि हमारे जो DPSP में लिखा है उसको स्टेट इम्प्लीमेंट करना चाहता था, और जब स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा तो वहाँ पे जब तक लैंड सीलिंग नहीं करेगा, लैंड सीलिंग करके ही वो रिसोर्सेज को दूसरे सिटीज़न को दे सकता है। तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को अलग कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को अलग करके आर्टिकल 31 से 300A में रख दिया, और जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये हमारे 19(1)(f) और 19(1)(g) का हनन हुआ है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये हनन नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे हमारे प्रीएम्बल में लिखा है एक वर्ड सोशलिज्म, तो हमको सोशलिज्म को बढ़ावा देना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल चल रहे हैं यहाँ पे कि हम सोशलिज्म को बढ़ावा देंगे, और ये राइट टू प्रॉपर्टी जो यहाँ से रिमूव करके 300A में डाला गया है वो जस्टिसेबल है और वो सही है बिल्कुल। और हम 39B का सपोर्ट करते हैं कि हर सिटीज़न को जितनी भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। वैसे ही हम देखें कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट द प्रीएम्बल इज़ इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल। मीन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो प्रीएम्बल का यूज़ किया जा सकता है क्या? इस प्रीएम्बल द सोर्स ऑफ पावर, क्या प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर है क्या? इस प्रीएम्बल द सोर्स टू टेक द पावर, क्या प्रीएम्बल से किसी की पावर छीन नहीं जा सकती है? तो ये कुछ क्वेश्चंस के डिबेट होते हैं, पर हमने देखा कि एक 1950 में एक केस आया जहाँ पे A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उस समय पंडित नेहरू ने एक आज़ादी मिलने के पहले एक वादा किया था कि वो कोई भी ब्लैक लॉज नहीं लाएंगे कंट्री में, बट उन्होंने एक लॉ लेके आया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसके कारण A.K. गोपालन को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। और बाद में उन्होंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम प्रीएम्बल को एज अ गाइडिंग स्टार नहीं मानते, क्योंकि प्रीएम्बल में लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो A.K. गोपालन जी ने यहाँ पे चैलेंज किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम प्रीएम्बल का यूज़ करके इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। बट इन फ्यूचर बेरूबारी केस होता है 1960 में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेट करता है कि प्रीएम्बल एक की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लाइक अ लाइट हाउस। मीन्स की टू ओपन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है या एम्बिग्युइटी आती है किसी भी प्रोविजंस के में, तो वहाँ पे प्रीएम्बल का यूज़ किया जा सकता है।
और बार बार हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज़ किया भी है। सिमिलरली प्रियम्बल कैन इटसेल्फ कैन नेदर बी अ सोर्स ऑफ पावर which is not explicitly given nor a basis to take away the power which is explicitly given। ये किसी को पावर देता भी नहीं है और किसी से ये पावर छीनता भी नहीं है। और केशवंत भारती केस में प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया क्योंकि उसमें कुछ नोवेल विजन थे और इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी कोई प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन आता था। अब देखते हैं हम प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज इंट्रोडक्शन और प्रेल्यूड, जो कि मैं बता चुका हूँ। प्रियम्बल को हम ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव पार्ट मानते हैं। ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं होता किसी भी लॉज के लिए और ये कोई पावर नहीं देता या कि पावर को लिमिट नहीं करता है। तो हमें ये चीज़ों का याद रखना है। इट इज़ द की टू अनरिवील द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड टेल अस द इंटेंशन बिहाइंड एडिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की आइडियोलॉजी का पता होता है कि वो क्या सोचते थे उस समय, वो क्या चाहते थे कि इन फ्यूचर क्या होगा। तो पर्पसेस ऑफ प्रीएम्बल में आप देखेंगे एक स्टेटमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली। मीन्स जैसे हमने देखा प्रीएम्बल में फर्स्ट लाइन लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर गेन करता है पीपल से डायरेक्टली। जो रूल करेंगे हमारे कंट्री में वो पीपल करेंगे, ना कि कोई मोनार्क या कोई किंग। इसमें एक इसी स्टेटमेंट में एक डिबेट होता है। तो यहाँ पे एक केस उभर के आता है जिसका नाम है कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उस कहर सिंह जी ने यहाँ पे चैलेंज किया कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना जजमेंट देते हुए कहा कि ये एक कंक्लूसिव अजम्पशन है और हमने इसको एक फिक्शन की तरह मान लिया है कि हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल से ही पावर गेन करता है और इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे जजमेंट था। फिर हम देखते हैं कि प्रीएम्बल की एनेक्टिंग डेट थी 26 नवंबर 1949 और प्रीएम्बल में मेन बॉडी में आप देखेंगे तो दो चीज़ मिलेंगी आपको, एक आइडियल्स एक एस्पिरेशंस। अब ये आइडियल्स और एस्पिरेशंस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो आइडियल्स और एस्पिरेशंस में अगर हम देखें तो ये सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सोवेरेनिटी, रिपब्लिक, ये जो वर्ड्स हैं ये सब आइडियल्स हैं। और जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब एस्पिरेशंस हैं। अगर हम देखें तो जस्टिस भी तीन प्रकार के हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी आपको देता है थॉट्स, आपके थॉट्स एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीफ एंड फेथ और किसी भी रिलीजन को वर्शिप करने के लिए लिबर्टी मिलती है आपको। स्टेटस में आपको इक्वालिटी का स्टेटस होगा कि वुमेन एंड मैन दोनों इक्वल होंगे, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको किसी भी स्टेट में, कंट्री के किसी भी पार्ट में। फ्रेटर्निटी आपका भाईचारा बना रहेगा कंट्री में, इसीलिए हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए फ्रेटर्निटी में और हम अच्छे से रह पाएँ। जस्टिस, तीन जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में ये है कि आप या तो मतलब आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस। आप कहीं पे भी पॉलिटिकल हैपनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर सकते हैं। इकोनॉमिकल जस्टिस में आप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू वोकेशनल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, ये सभी वहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस के एग्जांपल्स हैं। पॉलिटिकल जस्टिस में आर्टिकल 15 to 18 आपने देखा होगा, राइट टू इक्वालिटी। वहाँ पे आपको लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर्स, कोई भी पावर आप ऐसा कोई सुप्रीम नहीं होगा जो पूरी पावर को कैप्चर रखेगा। यहाँ पे जो भी रूल होगा वो पीपल के द्वारा होगा और हर इंसान को पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, ये किसी में भेदभाव नहीं होगा।
सोवेरेनिटी में देखते हैं, सोवेरेनिटी आज के प्रैक्टिकल में देखा जाए जी सिनेरियो में, तो कोई भी कंट्री फुल्ली सोवरेन तो नहीं है, क्योंकि एलपीजी के पीरियड में, एलपीजी आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पीरियड, आज के ज़माने में किसी न किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपकी ट्रीटी होती है, अदर कंट्री से आपके कुछ इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, तो आपको वो सोवेरेनिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ इफेक्ट आ ही जाता है सोवेरेनिटी में। मगर फिर भी एक कंट्री अपने आप में एक सोवरेन है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, वो किसी की डोमिनियन नहीं है, कोई कंट्री उस पर रूल नहीं करता। यही वर्ड होता है, को डिफाइन करता है सोवेरेनिटी। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे सोवरेन, सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट। सोशलिस्ट मीन आपको वेलफेयर, पीपल के वेलफेयर के लिए काम होगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स काम कर सकते हैं। सेकुलर, सेकुलर में आप देखेंगे कि यहाँ पे हर धर्म को सम्मान किया जाएगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पीपल के द्वारा रूल किया जाएगा। और रिपब्लिक, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, तभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट नॉमिनेट होंगे। सोशलिज्म, सोशलिज्म मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ताकि सब एक तरह की लाइफ जी सकें और पॉवर्टी में कोई भी ना रहे। जैसे इसके इसके एग्जांपल हैं, जैसे हमारी कंट्री मिक्स्ड इकनॉमी है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से लगते हैं हमारे यहाँ, सब्सिडीज़ है, लैंड सीलिंग की गई थी, ये सब सोशलिज्म का ही पार्ट था। वैसे ही सेकुलरिज्म में आप देखेंगे कि चार प्रकार की रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। एक होता है रिलीजियस, एक होता है इररिलीजियस, एक होता है एंटी रिलीजियस, एक होता है नॉन रिलीजियस। तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो एक नॉन रिलीजियस है, मीन्स उसके लिए हर एक धर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है, मगर वो जब भी कोई जजमेंट देगा तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जजमेंट देगा। वैसे ही फ्रांस में वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट्स को देते हैं। आपने सुना होगा बुरखा सिस्टम एंड और बैन हुआ है फ्रांस में। फिर रिलीजियस में जहाँ पे एक धर्म बस हो उस कंट्री में, जैसे वेटिकन सिटी में सिर्फ क्रिश्चियनिटी है। एंटी रिलीजियस मीन्स यूएसएसआर, यूएसएसआर कहता है कि डेवलपमेंट और रिलीजन एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, आपको या तो रिलीजन लेके चलना पड़ेगा या तो डेवलपमेंट लेके चलना पड़ेगा, इसलिए ये एक एंटी रिलीजियस होता है यूएसएसआर। तो सेकुलरिज्म मीन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्पेसिफिक रिलीजन, आप किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन पे फेथ नहीं रखते हैं, आप हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो इंडिया इज नाइदर अ रिलीजियस कंट्री और नॉट इरिलीजियस नॉट एंटी रिलीजियस, इंडिया इज नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर, दैट इज all religion had have made India their home, have right to coexist on the soil of India। जितने भी धर्म यहाँ पे जन्मे वो सब यहाँ पे पनप सकते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, हर धर्म का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। एंड द स्टेट शैल कीप इन माइंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन वाइल टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन। जब भी स्टेट कोई भी डिसीजन लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखेगा, ना कि उनको हर्ट करेगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात करें तो हमने देखते हैं कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होगा इन लार्जर डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होगा इंडिया इंडिया कंट्री के रिगार्डिंग, तो उसमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। जैसे हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं, है ना, जो हमारी डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विथ न्यू टेक्नोलॉजी आज के समय हम ई गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। आरटीआई, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, ये सब हमारी डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, और हम साइंस एंड टेक की मदद से और इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। इसकी वजह से इंक्रीजिंग लिटरेसी लेवल, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, प्रोएक्टिव एंड ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन। जैसे कि आपको पता होगा हमारे कंट्री में एक इलेक्शन कमीशन है जो ऑटोनॉमस है। ये सब हमारे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में,
जो हमारी डेमोक्रेसी को बताते हैं कि हाँ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स जो पॉलिटिकल सिस्टम वह पीपल आर सुप्रीम एंड देयर इज़ नो हेरिडिटी, मीन्स कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पे इलेक्शंस होंगे प्रॉपर, और वहाँ पे फिर पीपल के द्वारा एक प्रतिनिधि अपॉइंट किया जाएगा। और हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर फिक्स टर्म, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बन जाएगा, उसका एक फिक्स टर्म होगा कि 5 साल के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और फिर से इलेक्शन होंगे और फिर इलेक्ट होके आएगा न्यू मेंबर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।